हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज का बेसिक आइडिया दिया था। वहां हमने मैग्नेटिज्म के दो लॉज सबसे पहले देखे, एक तो बायट सेवर्ट्स लॉ, एक एम्पियर्स लॉ। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन स्टार्ट किया फेराडेज लॉ पे। और बायट सेवर्ट और एम्पियर्स लॉ के अंदर मैंने आपको याद रखने के लिए क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक लीनियर कंडक्टर के लिए राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन में करंट और फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और एक सर्कुलर कंडक्टर के लिए करंट की डायरेक्शन में फिंगर और थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अब इसके बाद हमने फेराडेज लॉ में देखा कि ईएमएफ जो होता है वो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज। फिर हमने देखा लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन, और मैंने आपको बताया कंसेप्चुअली अपोजिशन कैसे लेते हैं। जो भी गिवन फ्लक्स है उससे अपोजिट लेंगे इंड्यूस्ड फ्लक्स, और फिर उसकी डायरेक्शन से करंट निकाल करके एक रेजिस्टेंस लगा के पोलैरिटी मिल जाती है। अब पिछला लेक्चर मैंने जहां खत्म किया था, लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने दिया था जो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने बनाया होगा। अब क्वेश्चन में यह कहा गया था, ये जो फिगर गिवन है कि फ्लक्स हमारा पास कर रहा है कोर से, जिस फ्लक्स की इक्वेशन गिवन है ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज बताना था और उसका पोलैरिटी बताना था। तो पहले मैं पोलैरिटी की बात कर लेता हूं। अब ये जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ में फ्लो करती है। तो ये फ्लक्स कैसे फ्लो कर रहा होगा? ये कर रहा होगा क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये फ्लक्स हो गया क्लॉकवाइज। तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो इससे अपोजिट होगा। ये फ्लक्स कॉइल में ऊपर जा रहा है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स नीचे आएगा। अब इंड्यूस्ड फ्लक्स के हिसाब से करंट निकालना है। फ्लक्स नीचे चाहिए तो करंट कैसे होगा? सर्कुलर कंडक्टर में या सर्कुलर कॉइल में पीछे से राइट आगे से लेफ्ट। नीचे फ्लक्स आने के लिए पीछे से राइट आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट और पीछे से राइट। ये आ गया करंट। अब यहां एक रेजिस्टेंस मान लो, करंट ऐसे आ रहा है तो ऊपर वाले पे प्लस और नीचे पे माइनस, ए पे प्लस और बी पे माइनस। ये पोलैरिटी मिल गई भाई। अब पोलैरिटी मिल जाने के बाद वोल्टेज कैसे लिखोगे? मैंने बताया था अब माइनस साइन का यूज मत करना, अब सिंपली लिखना एन डी फाई बाई डी टी। एन है 100, डी बाई डी टी फाई है 0.05 साइन 377 टी। तो ये हो गया 5 इंटू 377 cos 377t 1885 cos 377t। तो ये हमारे पास आ गई वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से फैराडेज लॉ और लेंज लॉ अप्लाई करते हैं, और ये प्रिंसिपल जो है ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि पोलैरिटी कैसे निकलती है ईएमएफ की, तो ये प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत जगह यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इस पे अपनी तरफ से बना लो वाइंडिंग। ऐसा एक कोर लो, वाइंडिंग कैसे भी बनाओ, और एक बार ट्राई करके देखो कि कैसे तुम डिराइव करते हो कि वोल्टेज की पोलैरिटी क्या आएगी। नहीं तो इसी डायग्राम में फ्लक्स अपोजिट करके देख लो, फिर देखो क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब ट्राई करोगे ना, तो ये चीज पे कमांड आ जाएगा, क्योंकि बिना इसके ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज पोलैरिटी नहीं पता लग सकती। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, लेकिन मोशनल ईएमएफ समझने के लिए पहले हम बात करते हैं फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशनल ईएमएफ से पहले ये जरूरी है, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उस पे फोर्स कितना होगा?
अब ये फोर्स निकालने के लिए बात होती है यहां लॉरेंट्ज फोर्स लॉ की। अब ये लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती है तो वही फोर्स मैं निकालना चाहता हूं। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं क्रॉस का मतलब क्या बताया था लास्ट वीडियो में, क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और तुम्हारी कॉपी के लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने दिखाई है बी, ठीक है, यहां एच का यूज नहीं होगा, बी का यूज होगा। अब कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जब मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स आता है वो होता है क्यू v क्रॉस b। तो ये फोर्स हमें बताया लॉरेंट्स ने। अब चार्ज पे फोर्स दोनों फील्ड लगा सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकती है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो जब कभी मैं बात करूंगा टोटल फोर्स किसी भी चार्ज पे, ये दो फील्ड की वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये कंप्लीट स्टेटमेंट होती है लॉरेंट्स फोर्स लॉ की, दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो कई बार हम लोग मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो चार्ज पोजेस करता है, भले ही वो रेस्ट पे हो भले ही वो मोशन में हो। लेकिन मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तभी आ सकती हैं जब चार्ज मूविंग हो। तो ये बात समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट और मोशन दोनों की बात करता है और मैग्नेटिज्म सिर्फ मूविंग चार्ज की बात करता है। इसीलिए चार्ज मूविंग भी है भले ही, लेकिन उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इतना बेसिक मैं समझता हूं कि पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतना बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। अब क्या होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसा लगेगा। अब जैसे मैंने बायट सेवर्ट लॉ में देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब होता है तो वहां करंट की डायरेक्शन को यूज करने के लिए हमने एक करंट एलिमेंट बना लिया था आईडीएल, जिसमें मैंने बोला था आई तो स्केलर है लेकिन डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हमें करंट की डायरेक्शन का यूज करना है तो डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ले ली जाती है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कहता हूं कि एक स्मॉल चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, डी क्यू वी क्रॉस बी। जब कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है तो चार्जेस की वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वाला भी एक पॉइंट लिख लेना, when charge flows inside a conductor, when charge flows inside a conductor, then velocity of the charge, then velocity of the charge is called as drift velocity, is called as drift velocity। तो इसीलिए करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चार्ज की वेलोसिटी पुट होगी दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आए। जब कभी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करता है ना तो उसको ड्रिफ्ट फिनोमिना कहते हैं। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या तो डी एल बाई डी टी कह दो। ठीक है, तो ये डी टी अगर बाहर ले आते हो तो डी क्यू बाई डी टी डी एल क्रॉस बी। अब यहां तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आगे क्या करोगे भाई, डी क्यू बाई डी टी होगा करंट, तो आई डी एल क्रॉस बी। इस बात का मतलब समझो
जैसे देखो फिर से मैं ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं क्रॉसेस में, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इसके अंदर ऐसा मानो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है। ये कंडक्टर है जो एक करंट ले जा रहा है आई। करंट को क्लोज लूप पाथ चाहिए ना, वो क्लोज लूप पाथ मैं दिखा नहीं रहा हूं अभी के लिए। इसका एक छोटा सा एलिमेंट जब लोगे जिसकी लेंथ dl होती है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये देखो ये dl की डायरेक्शन ये हो गई, तो इस पे फोर्स जो लगेगा दैट विल बी आई dl, इसको df कह देते हैं, क्रॉस b। अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखते हैं। ये dl की डायरेक्शन है ना ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। देखो ये रेड वाला मार्कर जो है ना ये अंदर की तरफ ले रहा हूं, और ये dl है, ये dl है ऐसे है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो dl की तरफ उंगलियां रखो, b की तरफ घुमाओ, b की तरफ घुमाओगे तो फोर्स किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट में। तो ये डायरेक्शन हुई हमारी फोर्स की। फिर से समझो, ये रहा dl और ये रेड वाला मार्कर है अंदर की तरफ b, dl की तरफ उंगलियां रखी, b की तरफ घुमाई तो dl क्रॉस b परपेंडिकुलर आ गया, तो f आएगा बैकवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये f की डायरेक्शन मिल गई हमें। तो इसी तरीके से फोर्स निकाला जाता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब इस पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिखो। क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन द magnitude and direction of force per unit length between two current carrying conductor carrying current in first part same direction और दूसरा opposite direction। फर्स्ट पार्ट सेम डायरेक्शन और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं किस तरह से इसको अप्रोच करना और इससे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहां से पॉज करो और कोशिश करो कि 4 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। अब देखो, जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं या जिन लोगों को पहले से रिजल्ट मालूम है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला केस मैं ले रहा हूं, देखो सेम डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, देखो कंडक्टर ऐसे मान लेता हूं कि दोनों का करंट बाहर की तरफ आ रहा है, एक का करंट I1 और दूसरे का करंट I2। अब ये जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे बनने वाली देखो मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला था ना सीधा कंडक्टर है तो थंब की डायरेक्शन में करंट और फिंगर की डायरेक्शन से मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, ऊपर की तरफ। अब मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स अगर निकालोगे तो करंट बाहर आ रहा है, आई dl क्रॉस b था ना, करंट की डायरेक्शन में dl और b ऊपर है, तो करंट बाहर आ रहा है और b ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन में dl क्रॉस b। तो मेरा अंगूठा किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है ना, dl क्रॉस b। तो ये वाला फोर्स हो जाएगा F12, फोर्स ऑफ 1 on 2। अगर 2 की वजह से पहले पे फोर्स निकालना था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। डॉट है करंट की डायरेक्शन में थंब, तो फिंगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, B2 डाउनवर्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसका करंट है बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में ले लो dl, तो dl नीचे की तरफ फिंगर ले जानी है b की तरफ, dl क्रॉस b में dl
क्रॉस बी, तो किस तरफ फोर्स आया, राइट, तो ये फोर्स हो गया F21, यानी फोर्स ऑफ 2 on 1। तो यहां फोर्स कैसा आ गया, फोर्स इज एट्रैक्टिव, ठीक है, ये वाला फोर्स बना एट्रैक्टिव। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो देखो मैंने H क्या बताया था, H1 निकाल लो, म्यू नॉट, सॉरी H1 मैंने बताया था I बाय 4 पाई इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दोनों कंडक्टर का डिस्टेंस है D, ठीक है। अब अगर मुझे B चाहिए, B1, मान लो बीच में फ्री स्पेस है, ये B1 आ गया। अब F12 ये क्या होगा, I2 dl2 क्रॉस B1, ठीक है। तो I2 dl2 क्रॉस म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई d। अब देखो इसका आसान तरीका क्या होता है ना कि यहां एक्स वाई जेड डिफाइन कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का ऐसे डिफाइन कर लिया करो, सबसे बढ़िया रहता है एक्स वाई जेड। अब इस डायरेक्शन से मुझे बताओ ये B1 किस डायरेक्शन में है, ये है Z डायरेक्शन में, B2 किस डायरेक्शन में है, माइनस Z डायरेक्शन में, फिर I2 किस डायरेक्शन में है, ये है बाहर की तरफ यानी x कैप, I1 x कैप। तो ये जो B1 है ना ये किस डायरेक्शन में चला गया, Z कैप। अब dl2 जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में यानी x कैप। अब ये बताओ, ये पता है कि x क्रॉस z कैसे निकलता है, तो जिन लोगों को पता है बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आई जे के जो करते हैं ना, आई जे के को यहां ax ay az लिख लेते हैं, ये होता है रूल। यानी x क्रॉस y देता है z, z क्रॉस x देता है y, y क्रॉस z देता है x, और उल्टा चलोगे तो माइनस लगा लेना। अब देखो क्या दिया है, x क्रॉस z, x क्रॉस z माने उल्टा जाना है यानी माइनस y, I2 dl2 म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई d और माइनस y कैप। अब देखो माइनस y का मतलब है लेफ्ट, y अगर राइट में है तो माइनस y माने लेफ्ट, तो मैंने तो फोर्स पहले भी लेफ्ट ही दिखाया था, ठीक है। अब मैंने पूछा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या बना, म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई d, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, और यही एक्चुअल में वैल्यू होगी न्यूटन थर्ड लॉ से। अगर सोचो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो F12 इक्वल टू F21, तो फोर्स कैसा बन रहा है, अट्रैक्टिव, और फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा फोर्स बनेगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में। अब दूसरा केस था ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे वो लोग क्या करें, वीडियो को यहां से पॉज करें और सेम प्रोसेस फॉलो करके ऑपोजिट डायरेक्शन का काम करो, ठीक है। तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का सॉल्यूशन बताता हूं क्या करेंगे। यहां पे जो करंट है ना, अब इसको अंदर मान लो, इसकी डायरेक्शन हो गई माइनस ax कैप। अब देखो ये जब करंट अंदर आ रहा है तो ये जो ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है, अब की बार मैं ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, सेकंड केस। तो ये जो ब्लू वाली मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है। तो अब ये जो I1 पे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस तरफ ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ बननी चाहिए। तो यहां ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए B2, और किस डायरेक्शन में, AZ कैप।
अब फोर्स की बात करनी है, ठीक है। फोर्स कैसे निकलेगा, आई एल क्रॉस बी। अब देखो यहां से हम लोग वेक्टर फॉर्म से अगर निकालें, करंट की डायरेक्शन है माइनस ए एक्स, मैग्नेटिक फील्ड है ए जेड। ऐसा देखो कभी मत करना कि कंडक्टर भी वही ले लो जिसका करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम कंडक्टर की मत ले लेना। सेम कंडक्टर का करंट और मैग्नेटिक फील्ड लेने का मतलब है कि वो कंडक्टर खुद पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप कभी भी खुद को धक्का नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पहले कंडक्टर की तो करंट दूसरे का, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की तो करंट पहले का, ऐसा करना है, ठीक है ना। अब देखो करंट की डायरेक्शन में डीएल आता है माइनस ए एक्स, मैग्नेटिक फील्ड है ए जेड, माइनस ए एक्स क्रॉस ए जेड। ए एक्स क्रॉस ए जेड होता है माइनस ए वाई, उल्टा जाते हैं ना, ए एक्स क्रॉस ए जेड होता है माइनस ए वाई। तो माइनस साइन एक और है पहले से, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, ए वाई। ए वाई का मतलब है राइट हैंड साइड, ठीक है। बात समझ आई, दोबारा समझो। करंट के डायरेक्शन में डीएल लेंगे माइनस ए एक्स, मैग्नेटिक फील्ड है ए जेड, माइनस ए एक्स क्रॉस ए जेड होता है ए वाई, तो राइट में आया। इधर आ जाओ, करंट की डायरेक्शन है ए एक्स, तो डीएल की डायरेक्शन भी यही होगी। मैग्नेटिक फील्ड है ए जेड, ए एक्स क्रॉस ए जेड, ए एक्स क्रॉस ए जेड माने उल्टा आना है, तो माइनस ए वाई, माइनस ए वाई माने लेफ्ट, तो ये बन गया F21। अब देखो एक पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट, एक पे लग रहा है राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं फोर्स, तो ये फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, ठीक है। और मैग्नीट्यूड यही आएगा, ये सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो मैग्नीट्यूड दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई। तो जब कभी दो कंडक्टर के बीच में फोर्स निकालोगे तो एक कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनाना और दूसरे से फिर फोर्स डिराइव करना। तो इस पे एक पॉइंट लिखो, when two conductors carry current in same direction, when two conductors carry current in same direction, they experience attractive force, they experience attractive force, and when they carry current in opposite direction, they experience repulsive force, ठीक है। तो ये हमारी यहां से ऑब्जर्वेशन है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स। तो इस पे एक और क्वेश्चन लिखो, द फिगर शोज अ वायर carrying current in the presence of magnetic field, the magnetic flux density is 0.25 Tesla, directed into the page if the wire carries a current of 0.5 ampere from top to bottom, 0.5 ampere from top to bottom, and has a length 1 meter, find the magnitude and direction of the force, ये लेंथ दिखा रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से वीडियो को पॉज करके एक बार ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर लेना, एक क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो टाइम दे रहा हूं वो है 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। अब जो लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अगेन देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड डिफाइन कर लेता हूं मेरे लिए इजी करने के लिए क्वेश्चन। मैं एक्स वाई जेड डिफाइन कर लेता हूं और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं दिखा देता हूं ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, अब देखो करंट किस डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स माने जेड से अपोजिट। तो करंट की जो डायरेक्शन है, या ऐसा कह दो आई डीएल की जो डायरेक्शन है वो है 0.5 dl माइनस ए जेड कैप। करंट की डायरेक्शन नहीं लिख सकते ना, करंट एक स्केलार है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एक्स है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो बी वेक्टर लिखोगे, कितना बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.25 टेस्ला माइनस ए एक्स। अब हम क्या जानते हैं तरीका कि फोर्स डीएफ ये होता है आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, यानी 0.5 dl माइनस ए जेड कैप क्रॉस 0.25 माइनस ए एक्स कैप। तो माइनस ए जेड क्रॉस माइनस ए एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, जेड क्रॉस एक्स हो गया वाई। ये बात समझ आई, माइनस माइनस प्लस जेड क्रॉस एक्स हुआ वाई। अब फोर्स चाहिए तो इंटीग्रल लेना पड़ेगा डीएफ वेक्टर का, यानी 0.125 ए वाई कैप इंटीग्रल डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन होगा लेंथ, लेंथ है 1 मीटर, तो ये आ गया न्यूटन। वाई का मतलब राइट में, राइट में हमारा फोर्स कैसा बनेगा ये, तो ये आ जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर एक्स वाई जेड में करते हो ना तो ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना पड़ता, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड ये चीजें याद रखो। ठीक है, अगर इतना याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अब ये तो मैंने फोर्स वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग डालना मोशनल ईएमएफ। जो मैंने लास्ट लेक्चर में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला था ना, वही ईएमएफ कहलाता है मोशनल ईएमएफ, जो कि मोशन की वजह से आता है। अब हमने देखो लास्ट में हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, कि ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ कैसे निकलता है, जिसमें मैंने लेंज लॉ की पोलैरिटी भी बताई। तो वो तो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैं बात करूंगा मोशनल ईएमएफ की, यानी जो ईएमएफ किसी कंडक्टर के मोशन से बनता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना मोशनल ईएमएफ। इसके लिए जो है ना ये फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नेसेसरी था, इसलिए मैंने फोर्स पहले एक्सप्लेन किया है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं फिर से इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और तुम लिखोगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब मान लो कोई एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मुझे पता लगाना है इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे या दोनों एंड्स के बीच कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसे बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करती है, ऐसा हम जानते हैं। अब कोई कंडक्टर मूव करेगा तो उसके अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसी के साथ चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे कंडक्टर मूव कर रहा है उसके अंदर का चार्ज भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, एज द कंडक्टर मूव्स इनसाइड, एज द कंडक्टर moves inside the magnetic field, moves inside the magnetic field, the charge inside the conductor, the charge inside the conductor also moves in the same direction, also moves in the same direction
along with conductor also moves in the same direction along with the conductor. इसका मतलब है जो भी चार्जेस हैं वो भी v वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं। अब मेरे को क्या पता है, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है q v क्रॉस b। ठीक है भाई। अब मैं फिर से एक्स वाई जेड बना लेता हूं ये चीज समझने के लिए, डायरेक्शन समझने के लिए, एक्स वाई जेड। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, ये वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में है? ये है ए वाई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एक्स बाहर की तरफ है, माइनस ए एक्स। ठीक है ना। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा? पॉजिटिव चार्ज है क्यू, वेलोसिटी ए वाई कैप क्रॉस बी माइनस ए एक्स। ए वाई क्रॉस माइनस ए एक्स कितना होगा? ए वाई क्रॉस ए एक्स होता है माइनस ए जेड, ए वाई क्रॉस माइनस ए एक्स, तो ए वाई क्रॉस ए एक्स से माइनस ए जेड, एक और माइनस साइन आने से ए जेड हो जाएगा, तो क्यू वी बी ए जेड कैप। अगर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की बात की जाए तो माइनस क्यू रख लो। ठीक है। अब ए वाई क्रॉस ए एक्स, ए वाई क्रॉस ए एक्स होता है माइनस ए जेड, और एक और माइनस तो प्लस ए जेड, और बाहर एक माइनस है तो माइनस क्यू वी बी ए जेड कैप। यानी एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है ए जेड में, और नेगेटिव पे लग रहा है माइनस ए जेड। ए जेड माने अपवर्ड्स, माइनस ए जेड माने डाउनवर्ड्स। तो पॉजिटिव वाला चार्ज ना कंडक्टर में ऊपर जमा होने लगेगा, और नेगेटिव वाला चार्ज नीचे। ठीक है। तो इसके नीचे ये पॉइंट लिखना, यहां तक नोट करने के बाद, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, the positive charge accumulates, the positive charge accumulates near the top of the conductor, near the top of the conductor, and negative charge accumulates, and negative charge accumulates near the bottom, near the bottom। नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट हो गए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस बनती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स है, यानी E माइनस ए जेड। अब देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, क्यू ई होता है ना, क्यू प्लस का रखोगे तो ई के पैरेलल बनेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड से अपोजिट लगता है। अगेन क्यू ई है, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट बनेगा। तो यानी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज पे अपवर्ड्स। मेरी बात समझ आ रही है? चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है क्यू ई, तो अगर क्यू पॉजिटिव तो ई के पैरेलल, क्यू नेगेटिव तो ई के एंटी पैरेलल। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगी नीचे, और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगी ऊपर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को ऊपर भेजना चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भेजना चाह रही है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे बनेगा जीरो। तो अगला पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड सच दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड सच दैट इट अपोजेस, such that it opposes the force of magnetic field, it opposes the force of magnetic field
and under equilibrium condition the net force on any charge under equilibrium condition the net force on any charge is zero so charges do not move अब लॉरेंट्ज फोर्स लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स है वो दो चीजों से बना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अंडर इक्विलिब्रियम एफ वेक्टर हो जाएगा जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस v क्रॉस बी इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? माइनस v क्रॉस बी। और देखो अभी भी तो हमने देखा था कि v क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आता है? az, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? माइनस az। सही तो आ रहा है माइनस साइन, क्योंकि देखो दोबारा देखो v क्रॉस बी का डायरेक्शन था az और इलेक्ट्रिक फील्ड का है माइनस az, तो माइनस साइन आया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था वोल्टेज में। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस इंटीग्रल E डॉट dl। तो E की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v क्रॉस बी डॉट dl, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो dl वेक्टर होता है ये डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अपने केस में कैसा होगा? अपवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है। तो देखो ये ईएमएफ का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि v क्रॉस बी डॉट dl आता है, दैट इज योर मोशनल ईएमएफ, और इसकी डायरेक्शन याद रखनी है। अब डायरेक्शन कैसे याद रखनी है ये ध्यान रखना। EMF is induced along V क्रॉस B। अब ये EMF की डायरेक्शन क्या होती है? EMF की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यानी कभी कभी देखो ऐसा देखा होगा ना कि EMF दिखाते हैं या वोल्टेज दिखाते हैं तो एरो से दिखाते हैं, एरो हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो वाला एक पॉइंट लिखना, मोशनल ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मोशनल ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड along V cross B, along V cross B, and direction of EMF implies direction from negative to positive terminal, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी अगर V क्रॉस B करोगे ना तो ये जो डायरेक्शन देगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी, तो उससे हमें ईएमएफ की पोलैरिटी मिल जाती है। अब देखो स्टैटिक ईएमएफ में मैंने बताया था फ्लक्स बना के पोलैरिटी निकलेगी, और मोशनल ईएमएफ में V क्रॉस B से पोलैरिटी निकलेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। ये बात क्लियर हुई? मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर है? तो ये सारा डेरिवेशन नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट एक तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू और एक उसकी डायरेक्शन, ये दो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल से, तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करना। फिगर शोज अ कंडक्टर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिगर शोज अ कंडक्टर मूविंग विद uniform velocity of 10 meter per second towards right in a uniform magnetic field, the flux density is
0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला out of the plane, out of the plane, and wire is of length, and wire is of length 1 meter, wire is of length 1 meter, find the polarity, find the polarity and magnitude of EMF, find the polarity and magnitude of EMF। ठीक है, पोलैरिटी मतलब तुम्हें यह बताना है कि किस डायरेक्शन में प्लस आएगा, किस में माइनस, या ए वाला प्लस होगा या बी वाला प्लस होगा, ऐसे बता दो। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये जो मैंने डॉट्स बनाया ना, ये तुम्हें बी बता रहा है। बी आउट ऑफ द पेज है ना, आउट ऑफ द पेज का मतलब बाहर की तरफ आएगा। तो एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास टाइम है 3 या 3.5 मिनट्स, इतने में अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब देखो जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये वेलोसिटी है, पहले एक काम करो ना, XYZ बना लेते हैं। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बताओ, AY में है ना। कितनी बताइए वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें बताई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 AY कैप। बी बताया है 0.25 टेस्ला, किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, AX कैप। अब EMF की जो डायरेक्शन होती है, मैंने बताया अभी, V क्रॉस B के पैरेलल होती है। V क्रॉस B के अगर पैरेलल होगी तो V क्रॉस B की डायरेक्शन वैल्यू क्या है, 10 इंटू 0.25 यानी 2.5। AY क्रॉस AX, क्रॉस प्रोडक्ट से एक बार चेक करो, AY क्रॉस AX ये होगा -AZ, यानी कि डाउनवर्ड्स। अब मैंने बताया था EMF की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, डाउनवर्ड आ रही है यानी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो यही तो बनेगी EMF की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। अब EMF के मैग्नीट्यूड की बात है, ये था V क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, अब मैंने बोला था DL कहां लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो DL इस डायरेक्शन में होगा और V क्रॉस B आ रहा है इस डायरेक्शन में। DL जो होता है ना, हमेशा कंडक्टर के अलोंग ही लेते हैं। अब ये क्या होगा, 2.5 DL। अब दोनों के डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, AB cos थीटा, तो V क्रॉस B और DL में एंगल कितना है, 30 दिख रहा है, cos 30। 2.5 इंटू √3/2 इंटीग्रल DL। तो कंडक्टर की लेंथ कितनी बताइए, कंडक्टर की लेंथ हमें बता रखी है 1 मीटर, तो इंटीग्रल DL होगा लेंथ, तो ये बनेगी 2.5 √3/2, सॉरी वोल्ट, EMF की बात हो रही है ना, वोल्ट। ठीक है, तो V क्रॉस B करके डायरेक्शन निकाल ली और फिर मैग्नीट्यूड के लिए V क्रॉस B का इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू DL। DL कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, और कंडक्टर के अलोंग ही होता है, इसलिए 30 डिग्री का यूज होगा। ठीक है भाई, ये बात बढ़िया से क्लियर है, मोशनल EMF। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोशनल EMF। जितनी भी रोटेटिंग मशीन आएंगी ना, वहां EMF की पोलैरिटी मोशनल EMF से ही होती है, खासकर डीसी मशीन में तो बहुत यूजफुल चीज है। बहुत जगह अब तुम डॉट क्रॉस देखने वाले हो आगे चल के, तो वहां V क्रॉस B से ही बताऊंगा, तो ये प्रिंसिपल भूलना नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आगे चलें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लास्ट कंसेप्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डॉट कन्वेंशन। अब देखो डॉट कन्वेंशन का रोल क्या होता है। डॉट कन्वेंशन का पर्पस ये होता है जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब जब करंट कोई और कैरी करे
और उसकी वजह से ईएमएफ किसी और कॉइल में इंड्यूस हो। जैसे मान लो मैं करंट कैरी कर रहा हूं, ईएमएफ तुम में इंड्यूस हुआ, तो दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब व्हेन करंट इज कैरीड बाय वन कॉइल बट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दी अदर कॉइल। तो डॉट कन्वेंशन क्या करता है, जब दो कॉइल म्यूचुअली कपल्ड होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो जब दो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जोड़ती है, तब एक कॉइल की पोलैरिटी पता करके दूसरे की पोलैरिटी बताई जा सकती है। यानी अगर दो कॉइल हैं जिसमें की कॉमन फ्लक्स है, तो एक कॉइल का वोल्टेज का पोलैरिटी पता है, तो दूसरे का बताने के लिए क्या यूज होता है, डॉट कन्वेंशन। तो इसमें लिखना डॉट कन्वेंशन इज यूज्ड टू determine the polarity of mutually induced EMF, which means current is carried by one coil, but EMF is produced in other coil, ठीक है। अब देखो डॉट कन्वेंशन के अंदर हमें दो चीजें पढ़ना होता है। पहली चीज कि डॉट लगाई कैसे जाती है, किसी भी सिस्टम में डॉट्स को प्लेस कैसे करते हैं, और दूसरा फिर डॉट का यूज कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिख लेना इसके अंदर सब हेडिंग प्लेसिंग द डॉट्स, ठीक है ना। अब प्लेसिंग द डॉट्स में क्या होता है, देखो मान लो ये एक कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर हमने दो कॉइल वाउंड कर दिए हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई इनके टर्मिनल्स पे डॉट प्लेस करो। ये है दो टर्मिनल ए बी और ये है पी क्यू, मुझे डॉट प्लेस कर। अब देखो हमेशा ना एक डॉट एज्यूम करके चला जाता है, किसी एक कॉइल में एज्यूम कर लो, जैसे मैंने ए पे एज्यूम कर लिया एक डॉट। स्टेप 1 एज्यूम डॉट एट वन ऑफ द टर्मिनल्स इन वन कॉइल। स्टेप लिखते चलना साथ साथ। स्टेप 1 एज्यूम अ डॉट एट वन टर्मिनल ऑफ अ कॉइल। अब इस डॉट से ना करंट एंटरिंग मान लो I1, ठीक, करंट बन गया। अब मैंने क्या बताया था, सर्कुलर लूप में फिंगर्स डायरेक्शन में करंट और थंब से मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट देखो आगे से ऊपर जा रहा है, पीछे से वापस आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में। तो ये जो फ्लक्स बनाएगा वो ऐसे बनेगा φ1, ठीक है। ये फ्लक्स बन गया φ1। तो अब स्टेप 2 लिखना, एज्यूम करंट एंटर्स द डॉटेड टर्मिनल, and determine the direction of flux produced by the coil, अब ये फ्लक्स आ गया। अब देखो अगर ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल से जाएं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो दोनों कॉइल का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करता है। अगर अपोजिंग से जाते हो तो हम क्या मान रहे हैं, म्यूचुअली अपोजिंग फ्लक्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ही होता है। और यही मैंने स्टैटिक ईएमएफ में भी बताया था कि अप्लाइड फ्लक्स को इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोज करेगा। तो अब देखो φ1 जो है ना दूसरी कॉइल के लिए अप्लाइड फ्लक्स का काम कर रहा है, तो इसका खुद का फ्लक्स इस φ1 को अपोज करना चाहिए। तो ये मैंने बना लिया φ2, म्यूचुअली अपोजिंग है। अब जो स्टैटिक ईएमएफ वाला था ना, वही रूल यहां अपनाओ कि फ्लक्स बनाने के बाद करंट बना लो। करंट बनाओगे कैसे आएगा भाई, फ्लक्स आना चाहिए राइट में, तो करंट पीछे से ऊपर जाए और आगे से नीचे आए, पीछे से ऊपर जाए और आगे से नीचे आए, यानी पीछे से ऊपर गया और आगे से नीचे आया। अब करंट जिस टर्मिनल को लीव करे उस पे लगा देना डॉट।
लीव इस टर्मिनल से कर रहा है ना, P से बाहर जा रहा है, Q से अंदर और P से बाहर, तो ये डॉट मिल गया। तो इसमें आगे लिखो स्टेप 3, assume the flux due to other coil, assume the flux due to other coil in a direction opposite, in a direction opposite to the first flux, in a direction opposite to the first flux, and then find current direction, and then find current direction in the second coil, current direction in the second coil. Step 4, place the dot, place the dot at which, place the dot at the terminal at which, place the dot at the terminal at which current leaves the coil, at which current leaves the coil. ठीक है, ये प्रिंसिपल अगर याद रखोगे तो कभी भी डॉट प्लेस कर सकते हो। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो, प्लेस द डॉट, प्लेस द डॉट in the following, place the dot in the following conductor configuration, in the following conductor configuration. तो मैं ना कुछ डायग्राम्स तुम्हें बना के दे रहा हूं, इसमें डॉट्स प्लेस करना, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हारा आंसर यूनिफॉर्म आए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक डॉट मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसी एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें समझाया है मानने के लिए तो बी पे भी मान सकते थे, ठीक है। अच्छा हाँ देखो पिछले एग्जाम्पल में क्या होगा, तुमने ए पे मानी थी ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड पी। इसी का दूसरा आंसर हो सकता है बी एंड क्यू। अगर डॉट बी पे मानते तो दूसरी डॉट क्यू पे आती, चाहे तो ट्राई कर लेना। अब मैं तुम्हें एक डॉट फिक्स करके दे रहा हूं ए पे। अब वीडियो पॉज करके सबसे पहले मुझे दूसरी डॉट की लोकेशन बताओ, पी और क्यू में से कहां पे आएगी, ठीक है। ऐसा मत करना दूसरी डॉट बी पे आएगी, एक कॉइल में एक ही डॉट होती है, तो मैं पहले ही तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, पी या क्यू एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करो। अब देखो जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 के हिसाब से पहले डॉट में करंट एंटरिंग मान लिया जाए, ये बन गया करंट। अगर करंट आगे से लेफ्ट जा रहा है तो फ्लक्स कैसा बना, डाउनवर्ड्स, तो इस कॉइल का फ्लक्स आ गया ये φ1, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या था कि दूसरी कॉइल का फ्लक्स अपोजिंग मान लो, तो ये फ्लक्स हुआ φ2। इससे करंट निकाल लो, फ्लक्स ऊपर चाहिए तो आगे से करंट राइट और पीछे से लेफ्ट, आगे से राइट पीछे से लेफ्ट। जिस टर्मिनल को करंट लीव करे उस पे लगा दो डॉट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए एंड क्यू। ये क्लियर हुआ। ऐसे ही अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। आंसर ना हर बार वीडियो पॉज करके निकालते चलना, ऐसे इंतजार मत करना कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तभी आएगा। जब तक खुद से नहीं निकालोगे जब तक इस चीज की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैंने पहली कॉइल दे दी, और ये मैंने दूसरी कॉइल दे दी, ए बी पी क्यू। चलो अब की बार एक काम करता हूं, पहला डॉट ए की जगह बी पे दिखा देता हूं। अब ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, फिर से ट्राई करो। अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं फिर से सॉल्यूशन देखते हैं। डॉट में स्टेप 1 के हिसाब से करंट एंटरिंग मानेंगे, पीछे से एंटर कर रहा है तो आगे से तो लीव ही कर रहा होगा, तो करंट ऐसे आ गया आगे वाले कंडक्टर में लेफ्ट हैंड साइड। अब करंट अगर आगे वाले कंडक्टर में लेफ्ट है तो फ्लक्स कैसे बनेगा, डाउनवर्ड्स, आगे से लेफ्ट पीछे से राइट। तो फ्लक्स अगर डाउनवर्ड्स बनाते हो, अब फ्लक्स को तो क्लोज लूप चाहिए ना, तो ये फ्लक्स ऐसे अपनी क्लोज लूप पूरी करेगा।
अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में या दूसरी वाइंडिंग में ये फ्लक्स है अपवर्ड्स, तो उसका खुद का फ्लक्स इसे अपोज करेगा, तो वो अपना फ्लक्स बनाएगा डाउनवर्ड्स। अब फ्लक्स मिल गया सेकेंडरी का, तो इसके करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। फ्लक्स है डाउनवर्ड्स, तो करंट कैसे होगा, आगे से लेफ्ट पीछे से राइट, आगे से लेफ्ट पीछे से राइट, ये आ जाएगा। अब जिस टर्मिनल से करंट लीव करे उस पे डॉट लगा दो, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी एंड क्यू। ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे इस पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी इसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बट पहले ये समझो कि डॉट लगाया कैसे जाता है। एक डॉट एज्यूम करते हैं और दूसरा डॉट प्लेस करते हैं। ठीक है, एक कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, ए बी पी क्यू। अब की बार कोर जो है ना मैंने टोरॉइडल मान लिया है। फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं अगर सोल्यूशन देखें, अगेन पहली डॉट से करंट एंटरिंग माना, करंट ऐसे आ गया ना, करंट अब ऐसे आ रहा है, देखो करंट आगे से जा रहा है नीचे, पीछे से आएगा ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आ रही है ना। राइट हैंड से देखो, आगे से नीचे पीछे से ऊपर, ठीक है, आगे से नीचे पीछे से ऊपर, तो लेफ्ट बनी। लेफ्ट अगर बनी तो ऐसे आ जाएगी। लेफ्ट का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, क्लोज लूप बनेगी ना। अब इसमें देखो, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट बन रही है ना, इस तरफ तो राइट आ रहा है, आगे से नीचे पीछे से ऊपर, तो ये राइट बन रही है, राइट बन के इधर से लेफ्ट गई। अब ये तो पहली वाली वाइंडिंग का फ्लक्स हो गया phi 1। दूसरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है ना वो इससे उल्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए phi 2। अब इस फ्लक्स को हमें किस तरफ फ्लक्स चाहिए, राइट में, राइट में चाहिए तो पीछे से करंट ऊपर और आगे से करंट नीचे। उंगलियों को देखना, आगे से करंट नीचे, पीछे से करंट ऊपर। अब जिससे लीव करे उस पे डॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड पी। ठीक है, अगर हमने बोला पीछे से ऊपर जा रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है, फिंगर्स का ना फ्रंट वाला पार्ट ये है, तो ये आगे से, आगे से कैसे आ रहा है, नाखून को देखें अगर, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि डॉट प्लेस करने का। और जैसा मैंने बताया हर क्वेश्चन में दो आंसर पॉसिबल हैं। जैसे इसका है बी एंड क्यू, तो इसका हो सकता है ए एंड पी। इसका है ए एंड पी, तो इसका दूसरा आंसर हो सकता है बी एंड क्यू। अब बात है डॉट क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भले ही एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिख लेना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट कन्वेंशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट कन्वेंशन। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, अगर एक वाइंडिंग में तुम्हें वोल्टेज की पोलैरिटी पता है तो दूसरी वाइंडिंग की वोल्टेज पोलैरिटी निकाल सकते हो। तो इसमें लिखना, while knowing the voltage polarity, while knowing the voltage polarity across one coil, we can determine the voltage, we can determine the voltage across other coil, across other coil। इसका मतलब ये हुआ, देखो इस कॉइल में अगर डॉट पे प्लस है और अनडॉटेड टर्मिनल पे है माइनस, सपोज ये वोल्टेज V1 गिवन है। ठीक है, अगर एक डॉट पे प्लस आया तो दूसरी डॉट पे भी प्लस आएगा, ये अब हमने डिटरमाइन किया है। ठीक है, तो रूल क्या हुआ, तो रूल लिखना, रूल करके ही लिख लेना, द पोलैरिटी ऑफ डॉट, the polarity of dot in both the coils is same, the polarity of dot in both the coils is same। ऐसी सोचो, यहां अगर मैं ऐसे दे दूं माइनस प्लस V1, अगर ये गिवन है तो डॉट पे तुमने माइनस दिखाया तो यहां भी डॉट पे माइनस आएगा, ये क्या हो गया, डिटरमाइन किया गया।
तो एक तरफ अगर डॉट पे तुम्हें वोल्टेज का साइन पता है तो दूसरी तरफ का साइन पता लगाया जा सकता है। ठीक बात है। इसका मतलब ये होता है, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर प्राइमरी पे जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी जानते हो तो सेकेंडरी की वोल्टेज की पोलैरिटी पता लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी डॉट का और जो यूज होता है वो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स में होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो सारा पार्ट आपका नेटवर्क में कवर होगा। ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसका यहां कोई पर्पज ही नहीं है मशीन के अंदर। तो मशीन के अंदर क्या समझना है कि डॉट प्लेस कैसे हुई, और फिर एक साइड पे अगर डॉट पे वोल्टेज की पोलैरिटी पता है तो दूसरी साइड पे भी वोल्टेज की पोलैरिटी डॉट पे सेम बनेगी। तो ये है अपना डॉट कन्वेंशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इतनी नॉलेज होना सफिशिएंट है। तो ओवरऑल देखो क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर मैं समराइज करूं, बायट-सैवर्ट लॉ, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बेसिस पे डायरेक्शन ऑफ एच वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैंने दो ही चीजें बताई। सर्कुलर के केस में फिंगर की डायरेक्शन में करंट, थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और लीनियर कंडक्टर के केस में फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और थंब की डायरेक्शन में करंट। एम्पियर्स लॉ, ये कुछ एक जगह काम आएगा। फिर फैराडेज लॉ, एंड पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, जो मैंने लेंज लॉ से बताई थी कैसे निकालते हैं कि सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी को हमेशा अपोज करेगा, सॉरी सेकेंडरी फ्लक्स अपोजेस प्राइमरी फ्लक्स। इसके बाद फोर्स ऑन अ चार्ज, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ जो था, Q E प्लस V क्रॉस B। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, I DL क्रॉस B। इसके अंदर मैंने एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताया था, दो कंडक्टर अगर पैरेलल करंट ले जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट करंट ले जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन मैंने बताया V क्रॉस B से आती है। डायरेक्शन ईएमएफ की मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और लास्ट डॉट कन्वेंशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्योंकि मशीन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से मैं सारे बना दूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हो तो आपका बेसिक मशीन का बहुत स्ट्रांग है, और इसके बाद जितने भी प्रिंसिपल है देखोगे कि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चीजों का यूज नहीं होगा प्रिंसिपल्स की अगर बात करें। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने पहले भी बोला था कि नेटवर्क वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट की, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन गेट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। तो नेक्स्ट जो भी थ्योरी लेक्चर हम लोग देखेंगे उसके अंदर मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।